Hello students, in today's session we will discuss two very important topics. First one is the potential at a point due to number of charges due to group of electric charges. It means a group of charges randomly distributed in a system, and if we are wish to find the electric potential at a given point, in this situation what will be the procedure and how we will be able to calculate this. And second one is the potential energy of a system of charges. It means if in a system a number of charges are installed or established at some certain positions, then what will be the total potential energy of the system due to presence of all these charges. Clear? So first let us start from the first topic, potential at a point due to group of electric charges. Clear? Now suppose we have some certain amount of charges Q1, Q2, Q3 and Qn. N number of charges are randomly distributed in a system. Clear? Suppose a general point P, clear, at some distance R1 from Q1, R2 from Q2, R3 from Q3 and Rn from Qn in this system. Clear? मान लिया आपके पास Q1, Q2, Q3, Qn तक n चार्जेस हैं और किसी पॉइंट P पे पोटेंशियल फाइंड करना है. P का डिस्टेंस Q1 से R1 है, Q2 से R2 है, Q3 से R3 और Qn से Rn है. तो ऐसे सिचुएशन में पॉइंट P पे आप लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q1 क्या हो जाएगा भाई? फॉर्मूला V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 ऐसे भी लिख सकते हैं, या सिंपली आप लिखते हैं K Q1/R1. ये पोटेंशियल की वैल्यू होगी. क्लियर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने क्या लिखा है. V2 अगर फाइंड करना है आप लिखेंगे कि पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q2 की वजह से क्या होगा? V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2. Due to Q3 we have V3 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q3/R3. चार्ज कितना और डिस्टेंस कितना है जनरलाइज किया हमने, तो Vn is equal to क्या आएगा? 1/4 pi epsilon naught Qn/Rn. ये तो हमने अलग अलग चार्जेस की वजह से पॉइंट P पे हमने पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड कर ली. अब क्या कह रहे हैं? नाउ टोटल पोटेंशियल at P due to n charges. टोटल n चार्जेस की वजह से कितना होगा? सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन प्लस Vn तक हमने ऐड किया. इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं तो V इज इक्वल टू आप देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन इज द कॉमन टर्म अमंग्स्ट ऑल द स्टेप्स. 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन ले लिया, Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 एंड सो ऑन प्लस Qn/Rn. ये एक्सप्रेशन मिलता है आपको. इसको अगर जनरल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखना हो समेशन के टर्म में, तो आप कैसे लिख सकते हैं? आप ऐसे लिख सकते हैं इसको सिंपली कि V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट summation over Qi/Ri. ith चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ ith चार्ज दिया हमने, और i की वैल्यू कहां से कहां तक लेंगे? 1 से लेके i इज इक्वल टू n तक. ये हमने इसको समराइज किया, टोटल समेशन. तो ये तरीका है टोटल पोटेंशियल फाइंड करने का. एक बात का ध्यान रखेंगे कि इस एक्सप्रेशन में हमने सारे चार्जेस को पॉजिटिव ले रखा है. सारे चार्जेस पॉजिटिव ले रखे हैं, तो सबके पोटेंशियल पॉजिटिव ले रखे हैं. अगर इनमें कोई भी चार्ज पॉजिटिव होता, नेगेटिव होता, तो उसको हम नेगेटिव साइन के साथ उसका पोटेंशियल लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है. मान लिया कि अगर Q3 नेगेटिव होता, तो इसी फार्मूले में हम यहाँ पे इस टर्म को नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं. क्लियर है? पॉजिटिव चार्ज का उस पॉइंट पे पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज का उस पॉइंट पोटेंशियल नेगेटिव होगा. तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे जब आप टोटल पोटेंशियल फाइंड करने जाएंगे या कैलकुलेट करने जाएंगे न्यूमेरिकल्स में. अगला टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखना है और लास्ट तक देखना है.
सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वो कैसे स्टोर होता है, उसको हमने इसके पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था। थोड़ा सा एक बार फिर ब्रीफली हम डिस्कस करें कि अगर किसी सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस को स्टेब्लिश किया गया है, रखा गया अलग अलग पॉइंट्स पे, तो उन चार्जेस के बीच में या तो अट्रैक्शन होता है या तो रिपल्सन होता है। फिर उस फोर्स के अगेंस्ट उन चार्जेस को उस पॉइंट पे स्टेब्लिश करने में कुछ काम करना पड़ता है, कुछ एडिशनल वर्क डन की रिक्वायरमेंट होती है। आप समझिए कि दो चार्जेस यहाँ पर हम दिखा रहे हैं Q1 और Q2, इनके बीच में रिपल्सन होगा। उसके बावजूद भी अगर इनको फार इन्फिनाइट, बहुत ही दूर, जहाँ पे इन पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, म्यूचुअल इन पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ऐसे डिस्टेंस से ले आके इस सर्टेन पोजीशन तक इनको स्टेब्लिश करना है, तो ऐसे सिचुएशन में काम करना पड़ेगा। जितना काम करना पड़ा वही इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। डेफिनेशन क्लियर? तो ऐसे आप देख सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द वेरियस चार्जेस टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन फ्रॉम इन्फिनिटली लार्ज म्यूचुअल सेपरेशन। बहुत दूर दूर उनको पहले रखा, ऐसे रखा कि कोई से उनके बीच इंटरेक्शन नहीं है, फिर उनको पास ले आते हैं और उनके अपने अपने पोजीशन पे, जहाँ पे आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं, वहाँ पे आपने स्टेब्लिश किया, जितना वर्क डन हुआ वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो सबसे पहले हम दो चार्जेस का देखें, दो चार्जेस में कैसे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, फिर हम n चार्जेस के लिए जाएंगे। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस के सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर होता है ये देखें। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इन दोनों चार्जेस को बहुत ही ज्यादा फार इन्फिनिटली अपार्ट हमने डिस्प्लेस कर दिया, बहुत दूर दूर कर दिया, कोई इंटरेक्शन इनके बीच में। ठीक, अब चार्ज Q1 को हम ले आके इस पॉइंट पे स्टेब्लिश करते हैं। अब चार्ज Q1 को हम ले आते हैं तो यहाँ पे इस सिस्टम में ना पहले से कोई चार्ज है, क्योंकि दोनों को तो हमने अलग अलग दूर दूर कर रखा है, कोई चार्ज इस सिस्टम में नहीं है जिसके कारण Q1 पे कोई फोर्स लगे या रिपल्सन हो। ठीक है, तो जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो Q1 को ले आके पॉइंट A तक स्टेब्लिश करने में कोई वर्क डन नहीं हुआ अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि कोई चार्ज वहां पहले से मौजूद नहीं है। क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या कहा कि वर्क डन इन स्टेब्लिशिंग चार्ज Q1 एट इट्स ऑन पोजीशन W1 इज इक्वल टू 0, कोई वर्क डन नहीं हुआ Q1 को स्टेब्लिश करने में। लेकिन अब Q2 को ले आना है, कहां से? फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी से Q2 को ले आके पॉइंट B पे स्टेब्लिश करना है उसके पोजीशन पे। तो सबसे पहले हम ये जान ले कि पॉइंट B पे जब Q1 अपने पोजीशन A पे आ गया है और पॉइंट B का डिस्टेंस कितना है? R12 है, तो Q1 की वजह से पॉइंट B पे पोटेंशियल क्या होगा? तो पोटेंशियल मान लिया हमने V1 है। V1 इज द पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज Q1। तो क्या लिखा आपने कि नाउ पोटेंशियल ऑफ Q1 एट पॉइंट B पे Q1 का पोटेंशियल कितना है? तो फॉर्मूला क्लियर है, 1/4πε0 Q/R12 डिस्टेंस ये होता है। यही हम फार्मूला पढ़े थे कल, जो वीडियो हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपको बताया था, तो उसमें 1/4πε चार्ज अपॉन डिस्टेंस, ये फॉर्मूला हमने यूज किया था। तो ये चार्ज Q1 का पॉइंट B पे पोटेंशियल हो गया। अब क्या देख रहे हैं कि इंफिनिटी से Q2 चार्ज को B तक लाने में कितना वर्क डन हुआ? तो पोटेंशियल का डेफिनेशन याद कीजिए। डेफिनेशन क्या था? पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो बाय डेफिनेशन वर्क डन इन कैरिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी, किस चार्ज को? Q2 चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट B तक लाने में कितना वर्क डन हुआ? W2। W2 क्या होता है? पोटेंशियल एट B इंटू चार्ज कैरीड। क्यों? फार्मूला देखें तो V इज इक्वल टू W/Q होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहां से आप वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज, ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो सेम सेंस में यहां पे देखा कि वर्क डन W2 इज इक्वल टू पोटेंशियल एट B इंटू चार्ज कैरीड। क्लियर? सो W2 इज इक्वल टू पोटेंशियल एट B कितना है? Q1, और चार्ज कितना कैरी किया गया है? Q2। पोटेंशियल इज V1 एंड चार्ज कैरीड इज Q2। तो V1 की वैल्यू यहां से रख सकते हैं, तो 1/4πε0 Q1/R12 इंटू Q2। तो ये कंबाइंड एक्सप्रेशन हो गया। क्लियर? पहले चार्ज को लाने में वर्क डन 0, दूसरे चार्ज को लाने में वर्क डन आपका ये आ गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन
R12 क्लियर। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू W1 प्लस W2, W1 इज 0 एंड W2 इज दिस वन, तो टोटल वर्क डन ये आ गया Q1 Q2 अपन R12। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसी को U से डिनोट कर सकते हैं Q1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12। ठीक है, ये तो दो चार्जेस के लिए हो गया, 3 के लिए, 4 के लिए या n चार्जेस के लिए हम इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अब n चार्ज का एक्सप्रेशन जरा सा देख लीजिए, इसको अगर आपने समझा है तो n चार्ज का भी बड़े आराम से आपको समझ में आ गया आएगा, तो इसको एंड तक देखिए। सो n चार्जेस का जो सिस्टम है उसके पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए सबसे पहले हम 3 के सिस्टम का समझे, फिर चार्ज को, फिर उसको 4 चार्जेस के सिस्टम को, फिर उसको जनरलाइज करके हम n चार्जेस के सिस्टम के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो पहले 3 चार्जेस का सिस्टम हमने सपोज कर लिया कि Q1 Q2 एंड Q3 है। बेसिकली हमें फाइंड करना है n चार्जेस का, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस, क्लियर। लेकिन पहले स्टडी करें, 2 का किया, अब 3 का। 3 चार्जेस है Q1 Q2 एंड Q3, पोजीशन A B और C पे लोकेटेड है और 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस R12, चार्ज Q2 और Q3 के बीच का डिस्टेंस R23 और Q1 और Q3 के बीच का डिस्टेंस R13 है। ये इंफॉर्मेशन गिवन है और इन तीनों चार्जेस के इनके अपने पोजीशन पे होने के कारण क्या इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ये जानना है, तो पहले हमने इन तीनों चार्जेस को फार इन्फिनिटली रिमूव कर दिया, बहुत ही दूर, कोई इंटरेक्शन नहीं। अब क्या किया कि सबसे पहले चार्ज Q1 को लाया इसके पोजीशन पे स्टेब्लिश करने हैं, इंफिनिटी से हमने चार्ज Q1 को लाके इसके पोजीशन पे स्टेब्लिश कर दिया। कोई सिस्टम में चार्ज नहीं, कोई रिपल्सन नहीं, तो Q1 को लाने में कोई भी फोर्स लगाना नहीं पड़ा, तो कोई वर्क डन यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है Q1 को स्टेब्लिश करने में। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग फर्स्ट चार्ज Q1 एट इट्स ऑन पोजीशन, W1 इज इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि सिस्टम में पहले से कोई चार्ज नहीं है, ये तो बात क्लियर है। अब Q2 को ले आया हमने इंफिनिटी से, Q2 को हम यहाँ पे ले आके स्टेब्लिश किए प्लस Q2 उसके पोजीशन B पे। तो आप ध्यान रखेंगे Q2 को लाके स्टेब्लिश करने में Q1 के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट B पे Q1 का पोटेंशियल है, क्लियर, जैसा हमने 2 चार्जेस के बारे में पढ़ा था। सो व्हेन वी ब्रिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू B एट डिस्टेंस R12, कितना डिस्टेंस है R12 फ्रॉम Q1, वर्क डन W2 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1, Q1 के वजह से B पे कितना पोटेंशियल है, इनटू कितना चार्ज कैरी किया, Q2 चार्ज कैरी किया, क्लियर। तो Q2 का मल्टीप्लाई किया। अब B पे पोटेंशियल क्या होगा, चार्ज ये है और डिस्टेंस R12 है, तो पोटेंशियल क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R12, ये तो पोटेंशियल हो गया, इनटू Q2, क्लियर। सो मल्टीप्लाई करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, ये तो वही एक्सप्रेशन है जो 2 चार्जेस के लिए था, लेकिन यहाँ पे 3 चार्जेस हैं। अब क्या करते हैं स्टेप 3 में कि तीसरा चार्ज जो आपका प्लस Q3 है उसको हम इंफिनिटी से लाके पॉइंट C पे स्टेब्लिश कर रहे हैं। ध्यान देना है कि जब Q3 को लाएंगे तो Q1 और Q2 दोनों के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि पॉइंट C पे Q2 का भी पोटेंशियल होगा R23 डिस्टेंस पे और Q1 का भी पोटेंशियल होगा R13 डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या लिखा आपने कि इन ब्रिंगिंग Q3 फ्रॉम इंफिनिटी टू इट्स पोजीशन C, ध्यान देते रहना, वर्क इज रिक्वायर्ड टू डन अगेंस्ट बोथ Q1 एंड Q2, दोनों के अगेंस्ट। सो W3 तीसरे चार्ज को लाने में वर्क डन, पोटेंशियल एट C ड्यू टू Q1 एंड Q2 प्लस होगा दोनों का पोटेंशियल इनटू Q3, यानी कि W3 इज इक्वल टू Q1 का पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पे, तो चार्ज Q1 है, डिस्टेंस R13, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R13 प्लस Q2 का क्या पोटेंशियल होगा, तो चार्ज Q2 और डिस्टेंस R23, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R23 इनटू Q3, ये फॉर्मूले में ये वैल्यू हमने सेट किया, ठीक। इसके बाद से जब इसको हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया, आगे बढ़ाया, तो क्या हुआ, W3 इज इक्वल टू Q3 का मल्टीप्लाई होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3
अपॉन R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23। ये तीसरे चार्ज को स्टेब्लिश करने में वर्क डन हो गया। अब ऐसे ही तीसरे चार्ज तक को स्टेब्लिश करने में अगर हम टोटल वर्क डन की बात करें, टोटल वर्क डन, सो W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W एंड सो ऑन ना। तो ऐसे में क्या मिला आपको, W इज इक्वल टू 0 प्लस W2 प्लस W3, यानी W2 की वैल्यू क्या थी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस W3 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23। इनको हमने ऐड कर लिया टोटल वर्क डन के लिए। तो टोटल वर्क डन जो है स्टेब्लिश, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच रहा है Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। ये तीन चार्जेस का सिस्टम फॉर पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो इसको हम U से भी डिनोट करते हैं क्योंकि दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो n चार्जेस के लिए हम इसको समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे देख सकते हैं Q1 Q2 R12 Q1 Q3 R13। एक ये वेल डिफाइंड पैटर्न आपको दिख रहा है, Q2 Q3 अपॉन R23। चार चार्जेस के लिए होता तो फिर पहले से चौथे का, दूसरे से चौथे का और तीसरे से चौथे का ये हम वर्क मिलते कि पहले के अगेंस्ट चौथे को लाने में कितना काम किया गया, दूसरे के अगेंस्ट चौथे चार्ज को लाने में कितना काम किया गया और तीसरे के अगेंस्ट चौथे चार्ज को लाने में कितना काम किया। तो ऐसे जनरली n के चार्जेस के लिए लिखें तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, Q1 Q2 R12। इसको I और इसको J से इंडिकेट करें तो Q या J और K से इंडिकेट करें तो QJ QK अपॉन RJK लिख सकते हैं, QJ QK अपॉन RJK ऑल फॉर ऑल पेयर्स, ठीक है। लेकिन ये जो समेशन है, ये जो समेशन है हर एक पेयर के लिए एक पॉइंट्स को इंक्लूड कर रहा है, क्लियर। एक टर्म को, हर एक पेयर के लिए एक टर्म को इंक्लूड कर रहा है, इसलिए इस समेशन को ज्यादा हम जनरली ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ I और J के लिए अलग अलग हमने समेशन का टर्म यूज किया। तो जब दो बार समेशन का यूज कर रहे हैं हम I और J के टर्म में, तो इसलिए हमने यहाँ पे हाफ भी यूज किया कि हाफ ऑफ समेशन फ्रॉम J इक्वल टू 1 टू n। J वेरी करेगा 1 से n तक एंड K ऑल्सो वेरी फ्रॉम 1 टू n, और J और K आपस में इक्वल नहीं होंगे क्योंकि अगर J 1 होता है तो K 2 होगा, J 2 होता है तो K 3 होगा, क्लियर। तो इस समेशन को और ज्यादा जनरलाइज किया हमने ऐसे, और QJ QK अपन RJK, ठीक है। तो ये तो लिखने का तरीका है बेसिकली, ये तो थ्योरेटिकल तरीका है लिखने का। अगर आपको न्यूमेरिकल आता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि तीन चार्जेस का सिस्टम है, किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस पर रखे हुए हैं या किसी स्क्वायर के वर्टिसेस पर रखे हुए हैं, तो आपका मेन जो एक्चुअल कैलकुलेशन है वो ये है, इस तरीके से फाइंड करना है। ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है कि लिखना कैसे, उसको इंडिकेट कैसे करना है, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस सेशन।